over dilated urinary bladder by neurotherapist Supriyo Das ji. जो सब्जेक्ट के ऊपर कर रहा हूँ उसमें यूरिन रिटेंशन एंड ओवर डायलेटेड यूरिनरी ब्लडर, मतलब जो पेशेंट खुद की तरफ से यूरिन नहीं कर सकते हैं, यूरिन करने का एबिलिटी ख़त्म हो चुका है और ब्लडर अपने साइड से डायलेटेड होके एक तरीके का वेजिटेशन हो गया है। एक्चुअल केस इससे काफ़ी बड़ा है, इसका एक छोटा सा पोर्शन कर रहा हूँ। एक्चुअल जो केस है उसका 10% है ये, इसलिए 10% बोल रहा हूँ। ये केस था जून 2019। उस दिन पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। पेशेंट का नाम हरीश डागुर, एज 58 ईयर्स। उन्होंने 54 ईयर्स जब एज था, क्योंकि आज से 4 साल पहले का ये केस है, इसलिए दोनों में एज में आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो 1 जून 2019 में उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। उनको सिम्टम्स आ रहा था बुखार, सिर में दर्द। तो एडमिट होते टाइम मुझे एडमिट होने के पहले ही मेरे पास फ़ोन आया था कि ऐसा सिम्टम्स आ रहा, बेहोश हो रहे थे। तो उसके कारण उनको हॉस्पिटल लेके गया। तो वहाँ फर्दर ट्रीटमेंट उन लोगों ने शुरू किया। पहले मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट हुआ, बट बाद में रिपोर्ट आया हर्पीस इन ब्रेन। शाम तक उनके यूरिन बंद हो चुका था, शरीर का नीचे का पोर्शन धीरे धीरे पैरालाइज होना शुरू हो गया था और यूरिन के लिए रात तक नली लग गया था, ऐसा सिचुएशन था। और उसके बाद करीबन 20 दिन अलग अलग हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट थे। पहले CHL अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में एडमिट थे, उसके बाद जो जो डॉक्टर को दिखाते गए उनके हिसाब से अलग अलग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ। और पेशेंट मेरा पहले का परिचित थे और उन्होंने मेरे पास पहले भी ट्रीटमेंट करवा चुके थे, इसलिए उनका बार बार मेरे पास खबर आता था। आखिरी 20 दिन बाद मैं जब उनका हॉस्पिटल में हालत देखा, स्थिति देखा, तो मैंने उनको बोला कि आप कल तक डिस्चार्ज हो जाओ, नहीं तो ये केस मेरा हाथ से बाहर चला जाएगा। क्योंकि इतना ज़्यादा कंटिन्यू मेडिसिन और जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं है वो बहुत ज़्यादा ही चल रहा था। तो ऐसे करके उन्होंने हॉस्पिटल से बाहर आ गए, अगले दिन ही डिस्चार्ज करा के बाहर आ गए और उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। तो जब ट्रीटमेंट शुरू किया गया था उनके इसमें उन्होंने डिफरेंट हॉस्पिटल में पेशेंट कंडीशन डिटेरियोरेटेड टू द पॉइंट वेयर ही वाज कम्प्लीटली पैरालाइज्ड बिलो द नेक। गले के नीचे का पूरा पोर्शन पैरालाइज था। उसमें ऐसा था कि उनका मोशन के लिए मैकेनिकल सपोर्ट लेना पड़ता था, कोई मेडिसिन या इस तरीके का किसी भी चीज़ से उनका मोशन नहीं होता था। एक मतलब जिससे उनको मैकेनिकली इमोशन को खींच के बाहर निकालना पड़ता था। और यूरिन के लिए तो ठीक है, कैथेटर लगा हुआ था। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट शुरू किए। करीबन महीने भर ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट चलने फिरने के लायक हो गए थे और 1.5 महीने में उनका मोशन भी आना शुरू हो गया था। इसमें मैंने एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट किस तरीके से काम करते हैं और उसमें लोगों में यकीन कैसे होता है। इस पेशेंट जब महीने भर ट्रीटमेंट के बाद बेड से चलने फिरने के लायक हो गए, तब उनको मैंने बोला आप क्लिनिक आते रहो, क्लिनिक आकर ट्रीटमेंट कर लिया करो। तो क्लिनिक आना शुरू किए। तो उस टाइम पे ड्यूरिंग लोगों के अलग अलग सजेशन आता है कि आप ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगे, वो दवाई से कोशिश करो मोशन आना शुरू हो जाएगा। उन्होंने एक दिन आके मुझे बोला एक दवाई लिया मैंने, उससे मोशन अच्छा आ रहा है। ड्यूरिंग द टाइम मैंने भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और उसमें मोशन का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, उस दवाई से अगर मोशन इतना अच्छा रहेगा तो वो दवाई कंटिन्यू कीजिए। अगले दिन उन्होंने आने के बाद बोले मजाक करने का अधिकार नहीं है क्या, तो आप वो दवाई ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखो। मतलब उनको समझ में आ गया था दवाई से मोशन नहीं हो रहा है, एक्चुअली ट्रीटमेंट से मोशन आना शुरू हुआ है। अब असली मैंने जिस सब्जेक्ट के ऊपर केस प्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें आ रहा हूँ। इसमें आप देखिए, तब कैथेटर सपोर्ट में उनका यूरिन हो रहा है, ब्लडर का साइज क्या है और हालत क्या है। उसमें अंदर यूरिन को रोक के 604 सीसी तक लेके गया। उसके बाद कैथेटर लगाने के बाद भी 308 सीसी यूरिन ब्लडर के अंदर पड़ा हुआ है।
मतलब ब्लडर एक्चुअली कुछ भी काम नहीं कर रहा है, वो टोटली कोलैप्स पोजीशन में पड़ा हुआ है और उसका साइज है 380 से 380 सीसी, मतलब नियर अबाउट 400 सीसी। और पानी का प्रेशर से यूरिन का प्रेशर 604 सीसी तक पहुंच गया था। मतलब ब्लडर का कोई फंक्शन नहीं है टोटली। उसके बाद सिस्टोमेट्री हुआ, वाइडिंग सिस्टोमेट्री टेस्ट हुआ। इस टेस्ट के रिपोर्ट में क्या लिखा है? अंडर एक्टिव डेट्रूसर। इसका मतलब होता है कि डेट्रूसर मसल जो होता है, जो ब्लडर को फंक्शन में काम करता है, वो कोई काम नहीं कर रहा है। और जैसे पेशेंट का सोशल और पॉलिटिकल काफ़ी एक्टिविटी रहता था, तो उन्होंने यूरिन बैग कैरी करने के लिए मना कर दिया। तो जैसे उन्होंने मना किया तो डॉक्टर ने एडवाइस किया है, इसमें इस लाइन में लिखा हुआ है आपको, लास्ट लाइन में एडवाइस में CIC मतलब आप हर एवरी 4 to 6 आवर्स, मतलब है कि हर 4-6 घंटे में आप एक आदमी को साथ में रखिए जो कैथेटर ला के यूरिन करा दे, और हर 4 से 6 घंटे में आपको करना है। तो इसमें ये मैंने दोनों चीज़ को एक्सप्लेन किया, CIC का मतलब क्या है और अंडर एक्टिविटी ऑफ यूरिन ब्लडर का इसका डिटेल्स। उसके साथ साथ इस रिपोर्ट का टोटल बाकी पेज जो है वो मैंने लगाया हूँ। तो उसमें कैसे चेक किया जाता है, उसमें शरीर के अंदर बाहर से पानी को इंजेक्ट किया जाता है, अंदर डाला जाता है कैथेटर के थ्रू, और उसके थ्रू ये टेस्ट किया जाता है। उसमें देखा जाता है ब्लडर कुछ भी फंक्शन कर रहा है क्या। तो इसमें टोटल फंक्शन 0, यूरिनरी ब्लडर कुछ भी फंक्शन नहीं कर रहा है। और इसका डेट देखिए 24/9/2019। तो इसमें डॉक्टर्स का जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये जो है डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन 24/9/2019। और एक सोनोग्राफी पहले का रह गया क्या? हाँ, सोनोग्राफी दिखा दिया। उसके बाद 24/9/2019 का 24/9/2019 न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लडर और मसल्स यूरिन का ब्लडर का मसल्स 3 महीने से यूरिन नहीं हो रहा है, और न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लडर। और उसके बाद ठीक इसमें डेट है 24/9/2019 और उसके बाद है 30/9/2019। मतलब इसमें डेट में अंतर है 6 दिन का। ठीक है, उसके अंदर यूरिन आना शुरू हो गया था। अब इस केस में बहुत सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने पूरे रिपोर्ट एम्स तक लेके गए थे और डॉक्टरों से बात किए थे, तो डॉक्टर ने मना कर दिए थे कभी भी यूरिन नॉर्मली नहीं हो सकता। 2019 में ऐसा हुआ था, इंदौर में बहुत बारिश हुआ था, मतलब मैं जितने दिन से हूँ उसमें सबसे ज़्यादा बारिश हुआ था। तो मैंने उनको ये बोला था कि इस साल बारिश खत्म होने के बाद कंटिन्यू 7 दिन जब धूप आएगा उसके बाद आप कैथेटर निकालना और उसके बाद चेक करना यूरिन होता क्या है। वो धूप आने का 7 दिन बाद का है। क्यों मैंने ये बोला था वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। धूप के साथ क्या रिलेशन है इसमें। तो इसमें चेक कीजिए आप, वॉल्यूम है यूरिन का 96.4 ml उन्होंने यूरिन कर पाए थे उस दिन, मतलब 6 दिन में उनका यूरिन आना शुरू हो गया था। और यूरिन फ्लो रेट 5.7 मिले, इसमें करीबन 12 सेकंड का उनका यूरिन का टाइम पीरियड था। और मैक्सिमम फ्लो रेट 12.3 ml पर सेकेंड। और यूरिन करने के बाद जिस ब्लडर में 400 ml यूरिन हुआ करता था वो सिर्फ 50 ml है। लास्ट लाइन देखिए, तो मतलब यूरिन होने के बाद ब्लडर सिर्फ 50 ml यूरिन है, मतलब ब्लडर फिर दोबारा रीफंक्शनिंग कंडीशन में आ चुका है। 16/10/2019 एग्जैक्ट 16 दिन बाद का रिपोर्ट है, सेम रिपोर्ट है। रिपोर्ट में ये है उनका यूरिन का ब्लडर का कैपेसिटी 230 ml तक पहुंच चुका था। फ्लो रेट 23 ml हो चुका था, डबल से भी ज़्यादा। ये मैक्सिमम फ्लो रेट 10.8 ml, 23.8 पहले 10 के आसपास था। और यूरिन करने के बाद
ब्लडर में सिर्फ 10 ml यूरिन बचा हुआ था। मतलब ब्लडर पूरा 100% रिवाइव कर लिया था। सोनोग्राफी रिपोर्ट, पहले का जो सोनोग्राफी था वो 650 ml तक पहुंच गया था उसका साइज। अब फुल यूरिन भरने के बाद 360 सीसी यूरिन ब्लडर में था और यूरिन करने के बाद 68 सीसी यूरिन। डॉक्टर का, जिस डॉक्टर ने पहले भी इस पे ये डॉक्टर का एडवाइस था, उसमें सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और रिटेंशन ऑफ यूरिन लिखा हुआ था। उस एडवाइस सेम पेपर में डॉक्टर ने लिखा हुआ है 15/1/2020 का यूरोफ्लोमेट्री नॉर्मल यूरिन फ्लो, मतलब कोई परेशानी नहीं है। यूएसजी रिपोर्ट पुराने और नए का कंपेयर करके मैं दोनों ही दिखा रहा हूँ, 24/7/2019 और 15/1/2020। जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, 604 सीसी की जगह 360 सीसी यूरिन और 380 सीसी की जगह 68 सीसी यूरिन। और यूरोफ्लोमेट्री रिपोर्ट में टोटली नॉर्मल हो गया। यूरिन ब्लडर पूरा तरीके से एक्टिव है। न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट इसमें जो है इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट इसलिए है क्योंकि उनको हर्पिस इन ब्रेन था। तो बेसिकली हर्पिस इन ब्रेन का ट्रीटमेंट होने के बाद उसमें सिर्फ इन्फ्लेमेशन ही रह जाता है, जिसके कारण बॉडी टोटली पैरालाइज्ड हो गया था। सिर्फ इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट उनके बॉडी का पैरालाइसिस वापस रिवर्स किया। सिर्फ इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट अकेला ही कर सकता है। बाकी साथ में यूडीएफ ट्रीटमेंट, न्यूगॉल ट्रीटमेंट, न्यूरोमस्कुलर जितना भी वीकनेस है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और पॉइंट गॉल लीवर 0 मेका 0 ये था, उनको भूख ख़त्म हो गया था टोटली। तो उसके लिए हम लोग ये वाला ट्रीटमेंट देते, 4 नंबर ट्रीटमेंट। स्प्लीन म्यूकस लेफ्टोइड, सिर्फ ये वाला ट्रीटमेंट देते थे मोशन को या डिसेंडिंग कोलन के एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। रमन इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पेरिटोनियम टोटली एक तरीके से वेजिटेशन की तरफ चला गया था। पेट का सारे मसल्स, उसके लिए रमन बहुत ज़रूरी था। मल्टी अपेंड ट्रीटमेंट जनरली देते ही है। न्यूजेंस ट्रीटमेंट पेल्विक रीजन के लिए, इसमें बहुत बड़ा एक रोल था 125 DCC का, और वो धूप निकलने के बाद ही ये ट्रीटमेंट दिया गया था। बेसिकली होता है क्या, विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे सेल के अंदर कोई चीज़ को अंदर ले जाना और बाहर ले आने के लिए। विटामिन डी के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो उस विटामिन डी के लिए हम लोग एक्चुअली ये बोले थे कि एक आदमी को कितना धूप का ज़रूरत होता है साल भर का विटामिन डी के लिए, 2 दिन का धूप का ज़रूरत होता है। उस दिन में मेरा कन्फर्म ये था कि 7 दिन अगर एक इंसान धूप में बैठते हैं तो उनका जो डिफिशियंसी वो कवर होके बाकी विटामिन डी उनके प्रेजेंटली जो काम के लिए ज़रूरत है वो भी आ जाएगा। और उसके साथ 125 डी से फार्मूला मिलके उनका एक्चुअली यूरिन रिटेंशन का जो प्रॉब्लम है और ब्लडर का जो कैपेसिटी है वो वापस आ गया था। तो इसके लिए धूप और 125 डी से इसका ही पूरा गेम था, इसका सबसे बड़ा रोल था। ये है आपके ट्रीटमेंट का लॉजिक, क्यों कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया था। डाइजेशन के लिए यूडीएफ, इन्फ्लेमेशन ब्रेन में था इसलिए इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट, और मैंने बोल दिया हूँ आपको सारे चीज़ तो वो है। और 125 DSC फार्मूला, डूज एंड डोंट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। पेशेंट का जो काउंसलिंग टाइम टू टाइम वो ज़रूरी होता है, और पेशेंट का लाइफस्टाइल सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो सारे चीज़ है इसमें। हाँ, इसके बाद बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, ये स्टेप बाय स्टेप है। पेशेंट कैन फील स्ट्रेस, यूरिन का ब्लडर में उन्होंने स्ट्रेस फील कर पाते थे बट यूरिन कर नहीं पाते थे, और धीरे धीरे उनको स्लो यूरिन स्ट्रीम, बहुत धीरे यूरिन निकलना शुरू हुआ था सेकेंड पॉइंट में, और बाद में वो ठीक हो गया था। तीसरा पॉइंट में फीलिंग लाइक ब्लडर हैड नॉट, बार बार यूरिन जाना पड़ता था, फ्रिक्वेंटली यूरिन होता था थर्ड पॉइंट में। उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया ओबी में भी, और उसके बाद रोक नहीं पाते थे यूरिन आने के बाद में वो भी ख़त्म हो गया, मतलब नॉर्मल कंडीशन में। ये है पेशेंट का फीडबैक, जो बाद में उन्होंने वीडियो में भी वही चीज़ मिलेगा।
मैं हरीश ठाकुर, इंदौर से। मेरा हर्पीस का वायरस ब्रेन में हो गया था, उससे पूरी बॉडी मेरी जीरो हो गई थी। साथ में यूरिन और मोशन दोनों भी बंद हो गए थे। 2019 में जून के महीने में हुआ था। फिर मैं विभिन्न अस्पतालों में मेरा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद मेरा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट प्रारंभ हुआ। उसके अंदर मेरा पूरे शरीर जो जीरो हो गया था, उसके बाद मैंने 2 महीने तक चला। उससे मैं नॉर्मल चलने लायक हुआ और मोशन भी मेरा जो है ठीक हो गया। फिर मैंने जांच कराई। यूरिन के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि कैथेटर जो है नहीं निकलेगा, लेकिन उसके ऊपर 2-1 महीने न्यूरोथेरेपी के वर्क किया। उसके कारण मेरा एक नली भी निकल गई और मेरे नॉर्मल रूप से जो है मेरा मोशन अब नहीं लगा, नॉर्मल यूरिन होने लगा। ये जो पूरा ट्रीटमेंट है मेरा न्यूरोथेरेपी द्वारा ही हुआ। मेरे नॉर्मल रूप से जो है मेरा आज वर्क कर रहा हूँ। इसमें एक चीज़ था, हम लोग किसी भी तरीके का फिजियोथेरेपी या बाकी कुछ भी सपोर्ट नहीं लिए थे पूरा ट्रीटमेंट में, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद तुरंत ये केस पूरा न्यूरोथेरेपी के द्वारा ही किया गया था और बाकी कुछ खास मेडिसिन का भी कभी कुछ यूज़ नहीं हुआ था और ना कोई फिजियोथेरेपी अदर थेरेपी। ओके, थैंक यू।